कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही रहेंगे। तो आज फिर आ गए हम, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे उससे आगे का चैप्टर, जिसमें हम लास्ट क्लास में हमने कुछ की पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखी थी, हमने क्लासिफिकेशन देखा था, हमने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इसके बारे में रीड किया था। फिर हमने यहाँ पर क्या क्लासिफिकेशन देखी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ओनरशिप, एग्जॉस्टिबिलिटी और ओरिजिन के ब्याह पे। आज हम बात करेंगे रिसोर्सेज के किस तरह से डेवलपमेंट की हमें नीड होती है। इसी के आगे जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि एक्चुअल में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि हमें पता है कि ये वाइटल है एक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ये मेंटेन करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। लेकिन पहले ऐसा बिलीव करा जाता था कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कि रिसोर्सेज क्या हमारे फ्री गिफ्ट हैं, किसके? नेचर के। लेकिन ह्यूमन बींग इसको फ्री समझ के इसका कॉन्सिक्वेंसेज ये हो रहा है, इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि ह्यूमन बींग इसको इनडिस्क्रिमिनेटली क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। अब किसी भी चीज़ का इनडिस्क्रिमिनेटली हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स देखने को मिली। नंबर 1, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, कि कुछ इंडिविजुअल्स की नीड को फुलफिल करने के चक्कर में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते जा रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। इसी वजह से सेकेंड आता है एक्युमुलेशन of resources in few hands, which in turn divided the society into 2 segments, haves and have-nots, rich and poor। तो आपको देखने में मिलेगा सोसाइटी हमारे उसमें कितने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। जिनके पास हैं उनको हैव्स कहा जा रहा है और जिनके पास नहीं है उनको हैव नॉट कहा गया है। इसी के चलते जो इसमें थर्ड है, थर्ड की अगर हम बात करें तो आपको उसमें देखने को मिल रहा होगा कि इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसका? रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्राइसिस कैसे हैं? जिसमें आता है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, जिसके चलते हुए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ये एसेंशियल बन चुका है, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रिसोर्सेज होना ज़रूरी है। लेकिन आज भी अगर रिसोर्सेज की बात करें तो फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज़ इनको क्या कर रही हैं? कॉन्टीन्यूसली इनका यूज़ कर रही हैं, और जिसकी वजह से इन रिसोर्सेज को फ्यूचर में, फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर, कि अगर हम बात करें तो हमारे प्लानट का जो फ्यूचर है वो इसी तरह से अगर इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे तो फ्यूचर में हमारा प्लानट डेंजर में आ सकता है। जिसकी वजह से रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, कि अगर रिसोर्सेज की जो प्लानिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए? सभी के लिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें इसे इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि फ्यूचर में भी इसके किसी भी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट ना है, मीन ये ख़त्म ना हो जाए। तो इसी वजह से कहा गया है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ये होना ही क्या है? एक कंपोनेंट देखने को मिलता है, किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फिर हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं किसको है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये है कि डेवलपमेंट ऐसा जो टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि बेसिकली डेवलपमेंट तो हो लेकिन एनवायरनमेंट को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, वो डेंजर में ना जाए। एंड डेवलपमेंट इट्स अ प्रेजेंट, अगर हम बात करें तो आज हमें डेवलपमेंट करना है, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि हमें इसके फ्यूचर नीड की, जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड को किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे की पॉइंट पेपर पे आज कौन कौन से पॉइंट्स लिखे जाएंगे। तो हमने पेपर ले लिया है की पॉइंट्स, ठीक है। तो की पॉइंट्स में जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी हमारी बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा वो रीड किया हमने कि अगर ये रिसोर्सेज क्या है हमारे लिए? वाइटल फॉर
ह्यूमन सर्वाइवल, कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये रिसोर्सेज ना हो तो हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ लोगों का कुछ बिलीव भी था। वो बिलीव क्या था? बिलीव resources are free gifts of नेचर, कि अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे लिए, फ्री गिफ्ट है। किसकी तरफ से? नेचर की तरफ से। लेकिन जब भी किसी चीज़ को फ्री करके उसका यूज़ किया जाएगा तो उसका एक क्या होगा, रिजल्ट होगा। क्या होगा? एक उसका रिजल्ट होगा। और उसका रिजल्ट क्या है कि भाई इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जा रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली। और इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने से क्या हो रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या आ गई यहाँ पर? प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो अब इन प्रॉब्लम्स में हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? तो बेसिकली हमारी कितनी प्रॉब्लम्स थी? 3। तो 3 में जो नंबर 1 प्रॉब्लम थी वो हमने देखने को मिली कि सबसे पहले क्या हो गया है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस। किसकी बात की गई यहाँ पर हमने, कि अगर रिसोर्सेज अगर देखा जाए तो आपको देखने मिलेंगे कि क्या हो रहा है, इसका डिप्लेशन देखने को मिल रहा है, कि रिसोर्सेज में कमी आ रही है। अब दूसरा, ये हो किसकी वजह से है, कुछ ग्रीड की वजह से, मतलब लालच की वजह से। फिर सेकंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, जो कि सोसाइटी को क्या कर रहा है, डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। तो कितने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया इसको? 2 सेगमेंट्स में। और पहला जो नंबर वन हमारा क्या है, हैव्स, और नंबर 2 क्या है हमारा, हैव नॉट। हैव नॉट में कौन है, पुअर, और हैव में कौन है, रिच। तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे 2 सेगमेंट्स देखने को मिले हैं, किसको लेकर, सोसाइटी को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जो फिर हमारा जो इसका थर्ड पॉइंट है, जो हमारा इसका बेसिकली थर्ड पॉइंट था। तो थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि क्या हो रहा है इसका, एक्सप्लॉयटेशन। क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन। किस चीज़ का हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़, जिसकी वजह से ग्लोबल कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, इकोलॉजिकल, ठीक है, क्राइसिस, सच एज नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर के अंदर क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, O3 कहते हैं, मतलब लेयर, ऑक्सीजन की 3 लेयर। इसके अलावा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ रहा है क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बाद हमारा आता है कौन सा, लैंड डिग्रेडेशन। तो जिससे लैंड की क्वालिटी भी क्या हो रही है, सही नहीं है। तो ये हमारे बेसिक से क्या है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट हमने पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि एक्चुअल में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो हमारा नेक्स्ट कौन सा आता है, जिसमें हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, तो हमने इसमें एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें हमने कहा कि विदाउट
डैमेजिंग द एनवायरमेंट, हमें क्या करना है, डेवलपमेंट इन प्रेजेंट, कि हमें आज के टाइम पर डेवलपमेंट करना है, और नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो हमें किसी भी तरह से फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कि ऐसा नहीं कि हम क्या करें, अभी तो डेवलप कर रहे हैं, पता चला फ्यूचर में वो चीज़ हमें मिले ही ना, तो ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से हमने देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट के रिसोर्सेज को हमें, डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है ये गिफ्ट है, और जिसकी वजह से वो उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें 3 मेन प्रॉब्लम्स देखने को मिली। फिर हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। लेकिन जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमने बात करी तो हमने देखा कि यहाँ पर एक और बॉक्स है, तो उस बॉक्स के अंदर हमने देखा कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो इन जून 1992 के अंदर 100 जो हेड्स है ऑफ स्टेट के, वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। तो ये क्या था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, कि पहली बार अर्थ को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा ग्रुप बनाया गया था जिसमें मीटिंग हुई। तो इस समिट के अंदर हुआ क्या, तो इस समिट के अंदर जो उस टाइम पर प्रॉब्लम्स देखने मिलती थी, किससे रिलेटेड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उनको इस प्रॉब्लम में डिस्कस किया गया। इसके अलावा इन्होंने साइन करा, इन सभी लीडर्स ने, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, जिसकी वजह से रियो जो कन्वेंशन जो देखने को मिला, इन्होंने एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया। वो अडॉप्ट क्या था, एजेंडा 21, और इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, कि जब हम अचीव कर लेंगे 21st सेंचुरी में एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 ये साइन किया गया, डिक्लेरेशन किया गया कि साइन वर्ल्ड लीडर्स के थ्रू 1992 में, जो किसके अंडर में था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCED के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे था, रियो डी जेनेरियो, और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में। तो इनका मेन मोटिव ये था कि अचीव करेंगे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ये ग्लोबली क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे, और यही क्या था, इनका एम था। जिसके चलते हुए ये एजेंडा का मेन मोटिव ये था कि एनवायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी, डिसीजेस, ये जो ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, इन सबको क्या करना, कम करना। लेकिन इनका एक और ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जैसे एजेंडा 21 21st सेंचुरी का ग्लोबली एक क्या है, मोटिव है, इसी तरह से इन्होंने कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी अपनी कंट्री के अंदर एजेंडा 21 रखना चाहिए, कि जिसकी वजह से 21 जो कुछ रीजंस हैं उनको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या था। तो देखते हैं कि अपने की पॉइंट्स में कौन कौन से की पॉइंट्स निकलते हैं इनसे। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो जो नेक्स्ट था हमारा वो कौन सा था, रियो डे जेनेरियो, जो क्या था, एक अर्थ समिट। कौन सी ईयर की बात है, 1992। ये कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। तो ये भी हमें याद रखना है। तो इसमें हमने क्या रीड किया था, तो सबसे पहला पॉइंट, ये कब हुआ था, जून, कौन से जून में हुआ था ये, 1992 में। और इसमें कितने हेड्स थे, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स। किसके अंदर जो मोटिव था वो था एनवायरमेंटल, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक
डेवलपमेंट को लेकर था और इन्होंने एक एजेंडा अडॉप्ट किया था, एक एजेंडा अडॉप्ट किया जिसको क्या कहा गया, एडॉप्टेड एजेंडा 21। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसी के चलते हुए कुछ लोगों का बिलीव था, कुछ लोगों का बिलीव क्या था कि माना गया कि एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 1992 जो किसके में अंडर में था, UNCED, ये देखने को मिला। इसमें था क्या, इनका क्या था, अचीविंग किस तरह से यहाँ पर ग्लोबली, किसकी बात कर रहा था, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है कि कौन कौन से यहाँ पर ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। जैसे हमने पॉवर्टी पढ़ा था, एनवायरमेंटल डैमेज पढ़ा था, डिसीजेस पढ़ा था। इसके बाद एग्जाम्पल आप इसमें खुद ऐड करना। लेकिन नेक्स्ट इसके बाद कि जितना भी एवरी लोकल गवर्नमेंट की, जो भी लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, ड्रॉ ऑन लोकल एजेंडा 21, कि उन्हें अपना 21 एजेंडा डिसाइड करना चाहिए कि जो अचीव करे वो इस टाइम के दौरान, तो जिससे ग्लोबली भी एजेंडा अचीव होगा और अपनी कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स होगी वो भी एज अ एजेंडे के थ्रू क्या की पाएंगी, सही कर पाएंगे। तो ये था यहाँ पर एजेंडा 21। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसोर्सेस प्लानिंग। तो अब हम किसकी बात करेंगे, रिसोर्सेस प्लानिंग की बात करेंगे। तो ये जो रिसोर्सेस प्लानिंग है ये एक्चुअल में है क्या। तो रिसोर्सेस प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि रिसोर्सेस प्लानिंग ये वाइडली एक्सेप्टेबल क्या है, एक्सेप्टेड स्ट्रेटजीज़ जो हमें देखने को मिलती है। इस स्ट्रेटजीज़ की अगर बात करें तो ये क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इंपॉर्टेंट कहाँ पर, कंट्री लाइक इंडिया, जिसके अंदर एनॉर्मस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की। यहाँ पे ये रीजन जहाँ पे कुछ रिच है, रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कुछ रिसोर्सेज की क्या है यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। देयर आर सम रीज़न, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसको कंसीडर करते हैं अपने आप को क्या, सेल्फ सफिशिएंट। क्या कंसीडर करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज है वो हमारे लिए इनफ है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स हैं हमारे यहाँ पर जो कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनकी क्या हमारे यहाँ शॉर्टेज है। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल्स लेकिन कोल डिपॉजिट। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे अबेंडेंस ऑफ वाटर, वाटर तो बहुत ज़्यादा है बट लैग इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। वहीं पे राजस्थान की अगर बात करें तो इज़ वेरी वेल, जिसकी वजह से यहाँ पर राजस्थान का आप किस चीज़ में, सोलर और विंड एनर्जी में बहुत बढ़िया, लेकिन वहीं पर वाटर रिसोर्सेज क्या है यहाँ पर कम है। इसी के चलते हुए वहाँ पर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अंदर एक कोल्ड डेजर्ट एरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज तो बहुत अच्छा है लेकिन वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल्स और वाटर इसकी कमी है। इसी वजह से कुछ स्टेट्स के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो कुछ स्टेट के पास रिसोर्सेज कम। तो इसी को हमने क्या कहा गया है, बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग। तो इसी को क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग। ये नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पर देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से रिसोर्सेज प्लानिंग हुई। लेकिन हमने रिसोर्सेज प्लानिंग पढ़ तो ली, लेकिन रिसोर्सेज प्लानिंग अब हमें कहाँ पढ़ना है, इंडिया में। कहाँ की बात करेंगे हम, इंडिया में। तो इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें हम बात करते हैं पहला, जब भी हम रिसोर्सेज प्लान करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व देखने को मिलती है, जिसमें नंबर वन क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, कि हमें सबसे पहले रिसोर्सेज उस रीजन, उस कंट्री के अंदर हमें क्या करने हैं,
आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद मैपिंग होगी, मैपिंग के बाद उसकी क्वालिटी और जो क्वांटिटी है ये दोनों ही क्या की जाएंगी, चेक की जाएंगी। फिर सेकंड क्या आएगा, प्लानिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कि भाई वहाँ पे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स, ये सभी रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स का एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, ये होने चाहिए। फिर तीसरा, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट, हम देखेंगे कि जो हमारा रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान है वो हमारे नेशन के साथ मैच खा रहा है या फिर नहीं। तो हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्लान है वो हमेशा हमारे नेशन के प्लान के साथ भी मैच करना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर कंसर्न करा गया था अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्सेज, कि इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंट, किसके लिए, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएँ और उसको मैनेज करने के बाद अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। तो जिसके चलते हुए यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था। इसके चलते नेक्स्ट आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी रीजन के अंदर, या फिर अगर देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस, जिसकी वजह से अगर वहाँ पर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस हैं तो डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। लेकिन वहीं पर ही मैनी रीजन्स ऑफ द कंट्री, कुछ ऐसे कंट्री के जो एरियाज हैं जिसके अंदर रिच इन द रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडिंग द इकोनॉमिकल बैकवर्ड, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास रिसोर्सेज तो है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वो बैकवर्ड है। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसी के चलते हुए हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल टाइम पीरियड पर कब की बात करेंगे, हिस्टोरिकल हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में अगर देखें तो कॉलोनाइजेशन देखने को मिल रहा था। कॉलोनाइजेशन था क्या, कि बेसिकली रिच रिसोर्सेज कॉलोनीज हुआ करती थी, कि जिस कंट्री के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो एक पावरफुल कंट्री उस कंट्री पर, दूसरी कंट्री पर जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उस पर क्या कर लेती थी, कंट्रोल कर लेती थी, और उसी को कहा जाता था कॉलोनीज़। इसके अलावा प्राइमरीली अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए कहाँ पर, कॉलोनीज़ के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर भी क्या आई, रेलवेज आई। इसी वजह से स्टैब्लिश करेगी सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज़। तो जो पावरफुल कंट्रीज थी वो अपनी कॉलोनीज़ पे क्या रखती थी, सुप्रीमेसी, मतलब पावर शो किया करती थी। कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technology of development and institution changes, कि वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तब करते हैं जब उनको उसकी ज़रूरत लगती थी। जैसे इंडिया ने एक्सपीरियंस करा डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। जैसे कि इंडिया के अंदर जब डेवलपमेंट हुआ तो रिसोर्सेज डेवलपमेंट द पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। तो देखने को मिला कि इंडिया ने जो अपने जनरली ये जो रिसोर्सेज डेवलप किए ये कैसे किए, तो बेसिकली ये सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात ही नहीं है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी थी। उसके अलावा इंडिया ने क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी थी, और यहाँ पर हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस इंडिया के थे उनके बिहाफ पर इंडिया ने इनको डेवलप किया। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक हमारे की पॉइंट्स पे कौन कौन से की पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा अभी तक जो डेवलपमेंट की बात आई तो हमारा जो टॉपिक था जो भी हमने डिस्कस किया था पहले, तो वो कौन सा था हमारा, रिसोर्स प्लानिंग। तो किसकी बात की थी हमने, रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग में हमने देखा सबसे पहले जो रिसोर्स प्लानिंग है वो क्या है हमारी, एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर यूज ऑफ रिसोर्सेस, कि अगर हम देखें तो ये क्या है, एक स्ट्रेटजी होती है जिससे रिसोर्सेज को हम क्या कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। लेकिन ये क्या है, इम्पॉर्टेंट फॉर डाइवर्सिटी। किस सेंस में डाइवर्सिटी, रिसोर्सेस में डाइवर्सिटी। जैसे लाइक इंडिया, कैसी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर, रीजंस विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेस। कुछ क्या है, कुछ रीजंस ऐसे हैं जो कि अपने रिसोर्सेज में क्या है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, मतलब वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनके पास सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ इसके ऑपोजिट भी हैं, मतलब सम रीजंस कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट, कि कुछ ऐसे हैं कि जो अपने आप को क्या बताते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बताते हैं, लेकिन कुछ सम रीजंस हैव शॉर्टेज वाइटल रिसोर्सेस, कि कुछ के पास जो रिसोर्सेज जो ज़रूरी हैं वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर देखा तो सबसे पहले हमने देखा था जैसे झारखंड, उसके अलावा छत्तीसगढ़, उसके अलावा एमपी, ये क्या है यहाँ पर, रिच इन कोल एंड मिनरल। तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर इनके पास क्या है, कोल भी है और इनके पास मिनरल्स भी है। वहीं पर हमारा जो नेक्स्ट आता था, हमने देखा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास वाटर रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, लेकिन वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा हमने बात की थी राजस्थान, राजस्थान के पास सोलर विंड एनर्जी है लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है। वहीं पे तीसरा हमने बात करी थी किसकी, लद्दाख की, उसके पास कल्चरल हेरिटेज तो है लेकिन वहाँ पर वाटर और जो वाइटल रिसोर्सेज जो हमें चाहिए होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इन सभी की अगर हम बात करें तो दिस कॉल बैलेंस, ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, बैलेंस रिसोर्सेस प्लानिंग। तो क्या था, बैलेंस रिसोर्सेस प्लानिंग, ठीक है। और फिर हमने देखा कि रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया, हमने इसके बाद बात करी थी किसकी, रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर रिसोर्सेस प्लानिंग कैसे की जाती है। तो इन इंडिया, तो हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेस प्लानिंग है वो किस तरह की जाती है। तो इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेस प्लानिंग है तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले, ठीक है, जो सबसे पहले था यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, कि जब भी हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को प्लान करेंगे तो उसमें नंबर 1 हमें देखने को मिलेगा क्या, आइडेंटिफिकेशन, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। और जब भी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा नंबर 1 पे हमारे साथ कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, सर्वे। नंबर 2 हमने देखा क्या करेंगे हम, मैपिंग। नंबर 3 हमने देखा मैपिंग के साथ क्वालिटेटिव। फिर हमने क्वालिटी देख ली तो फिर हम क्या देखेंगे उसकी, क्वांटिटेटिव, कि उसकी क्वांटिटी क्या है। फिर सेकंड होगा हमारे पास एंडोवर्ड, मतलब अवेलेबिलिटी, संपन्नता। लेकिन ये अगर होगा तो इसमें भी हमें देखने मिलेगा पहले क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बाद स्किल, स्किल के बाद इंस्टीट्यूशनल सेटअप। तो क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। फिर हमने इसी में देखा था थर्ड, कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैचिंग प्लान्स विद
नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो प्लान्स हैं वो किसके साथ डेवलप्ड होना चाहिए, नेशन के प्लान के साथ होना चाहिए। जैसे कि इंडिया के नेशनल प्लान्स, ठीक है, जो इंडिया के प्लान्स हैं वो नेशनल प्लान्स के साथ क्या होते हैं, डेवलप। इसके अलावा इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि आपको देखने मिलेगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या करा था, अपना 5 ईयर प्लान डेवलप किया था। चलिए तो अब हम देखते हैं अगला, जिसमें हमने बात की थी, अब हमने प्लान बना लिया। प्लान बनाने के बाद अब हम देखेंगे अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट और इसको किस तरह से कंजर्व किया जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आते हैं तो ये भी डेवलपमेंट एक्टिविटी है, लेकिन ये इरेशनल कंजम्पशन जो हो रहा है, मतलब बिना किसी रीज़न के ही कंजम्पशन जो एक्सप्लॉइट किए जा रहे रिसोर्सेज या ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये लीड कर रहा है क्या, सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इससे क्या आ रहा है, सोशल इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसी वजह से प्रॉब्लम या रिसोर्सेज कंजर्वेशन जो वेरियस लेवल पर हमारे लिए क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर इसी तरह से उसको एक्सप्लॉइट करते रहे तो भैया एक दिन सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इनका मेन कंसर्न क्या है, इनका मेन कंसर्न अगर देखा जाए तो पहले जो लीडर्स और थिंकर्स थे, तो फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी बताते हैं कि महात्मा गांधी ने बताया कि अगर हम अपने रिसोर्सेज की बात करें, किसकी बात करें, रिसोर्सेज की, तो ये रिसोर्सेज क्या है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडी। अगर हमारे लिए अगर देखें तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत हैं, नीड एंड हमारी नीड के अकॉर्डिंग तो बहुत है, लेकिन नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। लेकिन हमारे लिए तो हमारे रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हमारे लालच के लिए हमारे रिसोर्सेज बहुत नहीं हैं। ही प्लेस द ग्रीडी सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कि ये बताते हैं भाई किस तरह से यहाँ पे क्या है, जो इंडिविजुअल जो एक्सप्लॉयटेटिव जो नेचर हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, ये मेन कॉज है किसका, रिसोर्सेज डिप्लेशन का। और ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेज खत्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और वो रिसोर्सेज को निकालते नहीं हैं, यूज़ नहीं करते, बल्कि उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी की वजह से वो कहते हैं कि ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। वो कहते थे मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्शन बाय द मासेस, कि प्रोडक्शन मास पॉपुलेशन के थ्रू होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मास पॉपुलेशन, मास लेवल पर प्रोडक्शन ना हो, बल्कि प्रोडक्शन हो मास लेवल पर, मतलब मास के द्वारा होना चाहिए। तो इसी वजह से बताते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो किसने बताया था, महात्मा गांधी का इसमें एक व्यू पॉइंट दिया गया। तो चलिए इसको भी नोट करते हैं कि नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, जिसमें हमने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में नंबर 1 हमने देखा कि जो कि हमें पता ही है, रिसोर्सेज आर वाइटल, कि रिसोर्सेज क्या हमारे लिए ज़रूरी हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं इसका, इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, कि हम इसका क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन, और जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, रीड करता है क्या, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, ठीक है, कि एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये किस चीज़ को प्रमोट करना भैया, सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि पहले के टाइम पर, मतलब जो पास्ट लीडर्स एंड थिंकर्स थे, और उनमें हमें किसका व्यू मिला है,
गांधी जी का। किसका व्यू मिला है? गांधी जी। तो गांधी जी क्या बताते हैं कि वो कहते हैं ही वॉज अगेंस्ट, कि वो क्या थे? अगेंस्ट थे। किसके? मास प्रोडक्शन के। बट वो क्या कहते हैं? एंड, कि हमें क्या करना चाहिए? रिप्लेस करना चाहिए इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। कि वो क्या कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो किसके थ्रू होना चाहिए? कि प्रोडक्शन ज़्यादा लोग करें। हमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोडक्शन ज़्यादा लोगों के थ्रू करना चाहिए। तो ये कौन कहता है? महात्मा गांधी। और यही क्या था? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए फिर आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद आता है लैंड रिसोर्सेज। किसकी बात करेंगे? लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। लैंड रिसोर्सेज में हमें बेसिकली देखना है बस कुछ बेसिक चीज़ों को, जैसे लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्स में आपसे सिर्फ डेटा पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर बेसिकली प्लेन्स हमारा कितना परसेंट होगा? 43% टोटल एरिया इंडिया का प्लेन है। उसके अलावा फिर हमारा माउंटेन्स कितने हैं? हमारे माउंटेन्स है हमारा 30%। और जो हमारा लास्ट है प्लेट्यूज। तो जो प्लेट्यूज हैं वो प्लेट्यूज हमारा कितना बचा? 27%। बस ये डेटा है जो कि इस पर एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली अगर आपने ये रीड कर लिया तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर कहा गया है कि लैंड वी यूज़ इन द डिफरेंट वेज, हम अलग अलग तरीके से लैंड का यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज, ठीक है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से आपको देखना है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी के लिए रिसोर्सेज क्या है हमारे लिए? ज़रूरी हैं। तो ये इसके अंदर बताया गया है।